हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद। सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, इस पे हमने कल भी बात किया था, कल भी चर्चा हुई थी हमारी। उसी के स्टेज को हम आगे बढ़ाएंगे। आज का जो हमारा पॉइंट है, कितने पॉइंट बचे हैं? कल हमने सब कुछ देख लिया था, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि इदम, ईगो और सुपर ईगो क्या होता है, कहाँ पर कार्य करता है, ये किस स्टेज में ये डेवलप होते हैं हमारी बॉडी में और क्या क्या करते हैं। इन सारे पॉइंट को देखा था हमने देखा था जीवन के मूल तत्व जो होते हैं, मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं, उसमें एक आता है इरोस, एक आता है थानाटोस आता है। वो कहाँ पर काम करता है, कैसे वर्क करते हैं, ये सारे पॉइंट पर चर्चा कल हो गई थी। और एक बात यहाँ पर मैं बता दूँ आप लोगों को, एक पॉइंट कि जो भी आज की वीडियो देख रहे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, वो अगर कल की वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो कल वाली वीडियो देखें, तब जाकर आज वाली वीडियो देखें, तब उनके समझ में आएगा। क्योंकि ये जो है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद का ये सेकेंड पार्ट है, एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। आज का जो बचा हुआ पॉइंट था, मैंने कल आप लोगों से बताया था कि आज हम क्या देखेंगे। आज हम देखेंगे कि जो बचे हुए पॉइंट है उस पॉइंट को देखेंगे, जैसे कि स्टेज। अभी हम अवस्थाओं को देखेंगे और इसमें ढेर सारे पॉइंट बचे हैं, जैसे कि लिबिडो क्या होता है, पिकिक एनर्जी क्या होता है और ये कहाँ पर काम करता है। इस पॉइंट पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगी, जो कि इस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो मैं सारे क्वेश्चन को भी लेके आई हूँ, बने रहिए आप लोग मेरे साथ लास्ट तक। पहले हम इस पॉइंट को देखेंगे, यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। लिबिडो क्या होता है, इसी में आता है। और एक आता है जो कि है इलेक्ट्रा और ओडिपस जो है वो क्या होता है, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और किस अवस्था में, किस स्टेज में ये डेवलप होते हैं, इसको देखना है हमें। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि रिलेटेड है किससे, हम बताएंगे कि सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से रिलेटेड है। और इसे एक नाम से जाना जाता है, वो इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, मनोलैंगिक सिद्धांत इसे ही कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि मनोलैंगिक सिद्धांत का संबंध कहाँ से है। पहले तो हम देख लेते हैं स्टेज को। अब आ जाते हैं हम अपने मेन पॉइंट पर। स्टेज को हमें देखना है। स्टेज को देखने से पहले हम कुछ पॉइंट पर देख लेते हैं, जैसे कि देखेंगे हम पिकिक एनर्जी क्या होता है, ये स्टेज से ही संबंधित है। क्या देखना है हमें, पिकिक एनर्जी क्या देखना है हमें, पिकिक एनर्जी क्या होता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आप लोग उठाकर देख सकते हैं। क्या देखना है हमें, पिकिक एनर्जी क्या होता है। पिकिक एनर्जी क्या होता है ये हमें देखना, जिसे हम क्या कहते हैं, मनोलैंगिक ऊर्जा कहते हैं। ये पॉइंट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि इसका संबंध किससे है, पिकिक एनर्जी का संबंध किससे है। तो हम बताएंगे जो पिकिक एनर्जी है इसका संबंध है सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से। और ये क्या काम करता है, ये है क्या, पहले तो हम ये चीज़ को जानते हैं कि ये है क्या, पिकिक एनर्जी जो है ये क्या है। अभी कल हमने बात किया था चेतन, अर्धचेतन और अचेतन में। तो अभी जब हम स्टेज पे देखेंगे कि जो मुखावस्था है, गुदावस्था है, लिंगा प्रधान अवस्था है, सुप्ता अवस्था है, जननेंद्रिय अवस्था है, सारी अवस्थाओं में जो एक बालक होता है उसकी जो काम भावना का क्षेत्र होता है, मुख्य बिंदु जो होता है, वो हर स्टेज में अलग अलग होता है। जैसे हमें देखना है कि जो बच्चा होता है, शैशवावस्था में जो बच्चा होता है, उसका जो काम भावना का जो मुख्य क्षेत्र है उसे मुख माना गया है, माना गया है कि जो सिगमंड फ्रायड महोदय हैं, इन्होंने कहा है कि जो शैशवावस्था का बच्चा होता है उसमें काम भावना का जो मुख्य क्षेत्र होता है वो क्या होता है, उसका माउथ होता है, मुंह होता है। वो मुख के द्वारा माँ के स्तन का पान करता है। मतलब यहाँ पे जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को, जो पिकिक एनर्जी है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है जैसे जैसे एक बच्चा
बच्चे की आयु बढ़ती जाती है, उसके आयु डेवलप होती जाती है, उसका आयु बढ़ता जाता है, उसी तरह से उसकी जो काम भावना का क्षेत्र होता है वो भी बदलता जाता है। यही जो काम भावना का क्षेत्र एज के अनुसार बदलता है वही क्या कहलाता है, प्रिकिक एनर्जी कहलाता है। फिर से एक बार इस पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं हम कि जो प्रिकिक एनर्जी है ये क्या है। तो हमें ये बताना है कि आयु के अनुसार, एज के अनुसार बच्चे का जो काम भावना का क्षेत्र होता है वो चेंज होता जाता है, और यही जो चेंज होने की अवस्था है, अवस्था के अनुसार काम भावना का क्षेत्र जो है वो चेंज होता है। इसी चेंजिंग को हम क्या कहते हैं, प्रिकिक एनर्जी कहते हैं। आई होप कि आप लोगों के समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देती हूँ कि प्रिकिक एनर्जी क्या है। बच्चे के आयु के साथ उसके काम भावना का क्षेत्र बदलता रहता है, और यही जो क्षेत्र बदलता है अवस्था के अनुसार, यही क्या कहलाता है, यही प्रिकिक एनर्जी कहलाता है। बच्चे के आयु के साथ उसके काम भावना का क्षेत्र बदलता है, और यही जो बदलने की अवस्था है, क्षेत्र के बदलने की अवस्था जो है, क्षेत्र का बदलना ही क्या कहलाता है, क्षेत्र का बदलना ही प्रिकिक एनर्जी कहलाता है। यही क्या कहलाता है, प्रिकिक एनर्जी कहलाता है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस हमें ये याद रखना है कि जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी एज बदलती रहती है, उसकी आयु और उसकी अवस्थाएं चेंज होती रहती है, उसी तरह से जो काम भावना का क्षेत्र है बच्चे का वो भी बदलता रहता है, और इसी बदलने की अवस्था को हम क्या कहते हैं, यही जो चेंजिंग होती है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिकिक एनर्जी कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे लिबिडो क्या होता है। लिबिडो कई बार पूछा गया है, मिलाने के लिए, मैचिंग में भी पूछा गया है, मैच करने के लिए भी पूछा गया है, ऐसे भी पूछा गया है। तो पहले हम जान लेते हैं कि जो लिबिडो होता है इसका संबंध किससे होता है। लिबिडो, पहले तो हम लिबिडो शब्द को समझ लेते हैं कि अगर एग्जाम टाइम में पूछा जाए कि लिबिडो जो शब्द है उसका संबंध किस सिद्धांत से है, तो हमें क्या बताना है, जो लिबिडो शब्द है उसका संबंध हमेशा सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से रिलेटिव है। और ये जो लिबिडो है ये है क्या, तो काम की शक्तियों को ही क्या कहते हैं, हम लिबिडो कहते हैं। इसको किसको हम कहते हैं, तो हम बताएंगे काम की जो शक्तियां होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, लिबिडो कहते हैं। सेक्सुअल एनर्जी जो होती है उसे वही क्या कहलाती है, लिबिडो कहलाती है। काम शक्तियों को ही हम क्या कहते हैं, लिबिडो कहते हैं। काम शक्तियां जो होती है वही क्या कहलाती हैं, लिबिडो कहलाती हैं। और इसका संबंध किस सिद्धांत से है, तो हम बताएंगे कि इसका संबंध, जो लिबिडो शब्द है उसका संबंध सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है, इस सिद्धांत से रिलेटेड है, इसलिए मैं इन सारे पॉइंट को आप लोगों को बता रही हूँ कि ये शब्द कहाँ से आए हैं और क्या हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जो कि हमें आज डिस्कस करना है, वो है अवस्थाएं, वो है स्टेज। स्टेज में जो पहली स्टेज है उसे हम क्या कहते हैं, मुखावस्था। मुखावस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओरल स्टेज कहते हैं। ओरल स्टेज अभी हम देखेंगे, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश नेम ज़्यादा पूछे गए हैं। सीक्वेंस में लगाने के लिए जो क्वेश्चन आए हैं वो उसका जो इंग्लिश वर्जन है वो ज़्यादातर पूछा गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी नेम भी लिखवा दिए हैं आप लोगों को और इंग्लिश नेम भी ऐड करवा दिए हैं यहाँ पे, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आ जाते हैं हम मेन पॉइंट पर। पहला जो स्टेज है वो क्या है, मुखावस्था है। क्या है, मुखावस्था। और मुखावस्था को हम क्या कहते हैं, ओरल स्टेज कहते हैं। मुखावस्था को किस नाम से जानते हैं, ओरल स्टेज नाम से जानते हैं। अब इस सारे पॉइंट को जो है हमें अच्छे से समझना है। ओरल स्टेज क्या होता है, कोई भी बच्चा जो होता है, ये पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो ये स्टेज है इसकी एज कितनी होती है। कभी भी ओरल स्टेज को अगर मैच करने के लिए एज से पूछा जाएगा तो हम एज में कहाँ से मैच करेंगे, तो हम बताएंगे कि जन्म से लेकर 18 मंथ का, जो 18 मंथ का जो बच्चा होता है, जो शिशु होता है, वो किस स्टेज में आता है, वो आता है ओरल स्टेज में। कहाँ से कहाँ तक, तो हम बताएंगे जन्म से लेकर 18 महीने का बच्चा। जन्म से कहाँ तक, 18 महीने तक।
ओरल स्टेज में हम किस एज के बच्चे को रखते हैं, तो हम रखते हैं इसको जन्म से लेकर 18 महीने के बच्चे को रखते हैं। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है हमें क्या देखना है, वो हमें ये देखना है कि जो बच्चा होता है, जो 0 से लेकर 18 मंथ का जो बच्चा है, उसकी काम भावना का मुख्य क्षेत्र क्या है। जो मनोलैंगिक सिद्धांत है सिगमंड फ्रायड का, इन्होंने जो बताया है कि ओरल स्टेज में जो इन्होंने बताया है वो बताए हैं कि जो 0 से लेकर 18 महीने का जो बच्चा होता है उसमें काम भावना का जो मुख्य क्षेत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है मुख होता है। ये याद रखना है हमें कि जो 0 से लेकर 18 महीने का जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है, उसमें उसका जो काम भावना का मुख्य क्षेत्र है वो क्या है, वो हमें याद रखना है। इसमें काम भावना का मुख्य क्षेत्र, काम भावना का मुख्य क्षेत्र है मुख। अब ये हमें याद रखना है कि जो ओरल स्टेज है इसमें एज कितने से कितने दी गई है, तो जन्म से लेकर 18 महीने के बच्चे को दिया गया है इसमें। और इसमें जो काम भावना का मुख्य क्षेत्र है वो किसे माना गया है, मुख को माना गया है। और इसमें कार्य क्या करता है बच्चा, जैसे चूसना और काटना कार्य करता है, उसी से वो आनंद का अनुभव लेता है, आनंद की अनुभूति होती है बच्चे को। तो इसमें जो पॉइंट आएगा, जो बच्चा होता है 0 से लेकर 8 महीने का जो बच्चा होता है, उसकी जो काम भावना का मुख्य क्षेत्र है वो है मुंह, और मुख के द्वारा ही बच्चा काटने और चूसने का कार्य करता है। बच्चा काटने और चूसने का जो कार्य करता है उससे उसे आनंद की अनुभूति होती है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम ओरल स्टेज कहते हैं। तो इसमें जो मुख्य कार्य है, बच्चा मुख्य कार्य क्या करता है, काटना और चूसना, काटना और चूसना, जिससे जो भी बच्चा है उसे क्या अनुभव होता है, उसे आनंद का अनुभव होता है, उसे खुशी होती है। ये पॉइंट हमें, यही 3 पॉइंट इसमें मेन पॉइंट है, यही 3 पॉइंट याद रखना है। मुखावस्था ओरल स्टेज में, अगर स्टेज में ये पूछा जाए कि एज क्या रखा गया है, इसमें कौन सा एज रखा गया, तो हम बताएंगे कि जन्म से लेकर 18 महीने का बच्चा आएगा इसमें। और इसमें काम भावना का मुख्य जो क्षेत्र है वो क्या है, मुंह है। और इसमें जो कार्य करता है बच्चा, जिसके द्वारा उसे खुशी की अनुभूति होती है, आनंद का अनुभव होता है, वो क्या है, तो हम बताएंगे काटना और चूसना। ये 2 कार्य बच्चा ओरल स्टेज में करता है। अब ओरल जो स्टेज है इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है, इसको हम देख लेते हैं। ओरल स्टेज को 2 पार्टों में बांटा गया है, वो कौन कौन से पार्ट हैं ये हमें देखना है। ओरल स्टेज के 2 पार्ट हैं, पहला है ओरल सकिंग। ओरल स्टेज के 2 पार्ट हैं, ओरल सकिंग। पहला जो स्टेज है वो क्या है, इसे हम ओरल सकिंग कहते हैं। पहले स्टेज को क्या कहते हैं, ओरल सकिंग कहते हैं। और जो दूसरा स्टेज है उसे क्या कहते हैं, ओरल बीथिंग कहते हैं, ओरल बीथिंग। ये पॉइंट देखना है। ओरल स्टेज को 2 पार्टों में बांटा गया है, पहला तो है ओरल सकिंग, दूसरा क्या है, ओरल बीथिंग है। अब इसमें हमें देखना है कि इसमें क्या होता है। पहले तो हम इसमें भी स्टेज को देख लेते हैं कि किस स्टेज को इसमें रखा गया है, कितने आयु के बच्चों को रखा गया है। जो ओरल सकिंग होता है इसमें रखा गया है 0 से लेकर 8 मंथ के बच्चे को रखा गया है। 0 से लेकर 8 मंथ के का जो बच्चा होता है उसे किस में रखा गया है, ओरल सकिंग में रखा गया है। उसके बाद अभी हमने देखा कि जो मुखा स्टेज होता है, जो मुखावस्था है, ओरल स्टेज है, इसमें जो बच्चा होता है वो किसने अवस्था का होता है, 0 से लेकर 18 मंथ का बच्चा होता है। तो जो ओरल स्टेज है इसको भी 2 पार्टों में बांटा गया है, पहला है ओरल सकिंग, दूसरा है ओरल बीथिंग। तो जो ओरल सकिंग है इसको कितने से कितने मंथ के बच्चों को रखा गया, तो हम बताएंगे 0 से लेकर 8 मंथ का जो बेबी होता है उसे रखा गया है ओरल सकिंग स्टेज में। और ओरल बीथिंग में किस बच्चे को रखा गया है, तो हम बताएंगे इसमें 8 मंथ से लेकर 18 मंथ का जो बच्चा होता है उसे किस में रखा गया है, ओरल बीथिंग में रखा गया है। 8 मंथ से लेकर 18 मंथ का जो बेबी होता है उसे किस में रखा जाता है, ओरल बीथिंग में। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रही हूँ।
मुखावस्था ओरल स्टेज में 0 से लेकर 8 मंथ के बच्चे को रखा गया है। और ओरल जो स्टेज है इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो होता है ओरल सकिंग, दूसरा है ओरल बीडिंग। ओरल सकिंग में जो बच्चा रखा गया है वो 0 से लेकर 8 मंथ का बच्चा होगा। और ओरल बीडिंग में जो बच्चे को रखा गया है वो कौन से बच्चे को रखा गया है, किस अवस्था के बच्चे को रखा गया है, तो 8 से लेकर 18 मंथ के बच्चे को रखा गया है। अब हम एक एक पॉइंट को देखेंगे कि ओरल सकिंग में क्या होता है और ओरल बीडिंग में क्या होता है, क्यों इसे 2 पार्ट में बांटा गया है। तो पहले हम देखेंगे ओरल सकिंग को। ओरल सकिंग में क्या होता है, इस स्टेज में बच्चा माँ का स्तनपान करके आनंद का अनुभव करता है। जो 0 से लेकर 8 मंथ का जो बेबी होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। उसे आनंद का अनुभव क्या करके आता है, तो जब वो अपने माँ का स्तनपान करता है तो उसे बहुत ज़्यादा आनंद का अनुभव होता है। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है माँ क्या करती है, स्तनपान कराना उसे छुड़ा देती है। इसमें जो पॉइंट ध्यान देना है वो है कि इस स्टेज में बच्चा किस प्रवृत्ति का होता है, ये पॉइंट ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो ओरल सकिंग स्टेज है इसमें 0 से लेकर 8 मंथ का जो बच्चा होता है वो क्या करता है, माँ के स्तन का पान करके आनंद का अनुभव करता है। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है माँ क्या करती है, स्तनपान कराना छुड़ा देती है, बच्चे को बंद करा देती है, जिससे जो बेबी है ओरल सकिंग का जो बेबी है वो क्या हो जाता है, निराशावादी प्रवृत्ति का हो जाता है। और उस चीज़ को पूरा करने के लिए जो स्तनपान कराने का जो स्टेज है, स्तनपान कराने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वो क्या करने लगता है, अंगूठे को चूसने लगता है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर मेन है। क्या याद रखना है इसमें, ओरल सकिंग में ये याद रखना है कि इसमें जो बच्चा होता है वो कैसा हो जाता है, निराशावादी प्रवृत्ति का हो जाता है, निराशावादी प्रवृत्ति का हो जाता है। और क्या हमें याद रखना है, और इसमें जो बच्चा है, जो बेबी है वो क्या करने लगता है, अंगूठे को चूसने लगता है, अंगूठा चूसने लगता है। अंगूठा चूसना किस में आएगा, तो हम बताएंगे कि ओरल सकिंग में आएगा। 0 से लेकर 8 मंथ का जो बच्चा होता है उसमें ये प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती हैं। क्यों मिलती हैं, क्योंकि जो बच्चा है वो स्तनपान करके आनंद का अनुभव करता है, लेकिन कुछ समय बाद जब माँ स्तन का पान कराना उसे छुड़ा देती है तो वो उस चीज़ को पूरा करने के लिए अपना अंगूठा चूसने लगता है। अंगूठा चूसने पर उसे आनंद मिलता है और क्या होता है, जो स्तनपान छुड़ा दिया जाता है उससे जो बच्चा है वो कैसी प्रवृत्ति का हो जाता है, निराशावादी प्रवृत्ति का हो जाता है। यही 2 मेन पॉइंट है इसमें जो कि हमें याद रखना है ओरल सकिंग में। अब हम आ जाते हैं ओरल बीडिंग में। इसमें क्या होता है, तो इसमें हम बताएंगे जो 8 से लेकर 18 मंथ का जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है, उसमें क्या होता है, कुछ इच्छाएं उसकी पूरी हो जाती हैं बट कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, जिससे जो ओरल बीडिंग का जो बच्चा है उसमें क्या होता है, प्रेम और घृणा दोनों प्रवृत्तियां होती हैं। प्रेम भी है उसमें और घृणा भी है, वो आशावादी भी है, वो निराशावादी भी है। क्यों है, क्योंकि उसकी कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं, कुछ ऐसी भावनाएं, इच्छाएं होती हैं जो कि पूरी हो जाती हैं और कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो कि पूरी नहीं हो पाती हैं। तो हम बताएंगे कि जो ओरल बीडिंग का जो बच्चा होता है उसमें क्या होता है, प्रेम और घृणा दोनों प्रवृत्तियां साथ साथ देखी जाती हैं इसमें। बस ये पॉइंट हमें याद रखना है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर हमें इसमें नहीं देखना है। ओरल सकिंग स्टेज में जो बच्चा होता है निराशावादी प्रवृत्ति का हो जाता है, अंगूठे को चूसने लगता है। क्यों, क्योंकि उसकी वो जो इच्छाएं हैं, जो भावनाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। ओरल बीडिंग में जो होता है वो क्या होता है, प्रेम और घृणा साथ साथ इसमें पैदा होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि कुछ जो भावनाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं बच्चे की वो पूरी हो जाती हैं बट सारी नहीं पूरी हो पाती हैं। कुछ कुछ इच्छाएं होती हैं वो अधूरी रह जाती हैं, जिससे बच्चे में घृणा आ जाता है। जो इच्छाएं पूरी होती हैं उसके प्रति प्रेम होता है, जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं उसके प्रति उसके मन में क्या होता है, घृणा पैदा हो जाता है। तो प्रेम और घृणा जो साथ साथ जो ये दोनों प्रवृत्तियां किस स्टेज में पाई जाती हैं, तो हम बताएंगे कि ओरल बीडिंग स्टेज में पाई जाती हैं। और इसमें किस आयु के बच्चे को रखा जाता है, 8 से लेकर 18 मंथ के बेबी को रखा जाता है, बच्चे को रखा जाता है। अब ये पहला स्टेज हमारा पूरा हो गया, ओरल अवस्था जिसे हम मुखावस्था कहते हैं। अब हम आ जाते हैं गुदावस्था पे, एनल स्टेज पे। एनल स्टेज क्या होता है ये हमें देखना है। अब हमें देखना है दूसरा स्टेज।
दूसरे स्टेज को देखेंगे, दूसरा स्टेज क्या है, गुदावस्था, जिसे हम एनल स्टेज कहते हैं, गुदावस्था। गुदावस्था को हम क्या कहते हैं, एनल स्टेज कहते हैं। गुदावस्था में क्या होता है, गुदावस्था में पहले हम देख लेते हैं इसमें किस मंथ से किस मंथ के बेबी को रखते हैं। तो इसमें हम बताएंगे कि 19 मंथ से लेकर 4 वर्ष के बच्चे को रखा जाता है। 19वें मंथ से लेकर जो 4 वर्ष का बच्चा होता है उसे किस स्टेज में रखा जाता है, गुदावस्था में रखा जाता है, एनल स्टेज में रखा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें काम भावना का मुख्य क्षेत्र क्या होता है, जो सिगमंड फ्रायड है उन्होंने जो स्टेज बताई है उसमें जो मुख्य फोकस है उनका वो काम भावना का क्षेत्र है। तो यहाँ पे काम भावना को बताना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमने देखा ओरल स्टेज में, हमने देखा जो बच्चा है उसके काम भावना का मुख्य क्षेत्र उसका मुंह है, मुख के द्वारा ही चूस कर काट कर वो आनंद का अनुभव लेता है। तो अब हम आ जाते हैं गुदावस्था में। गुदावस्था में हमने देख लिया कि किस आयु के बच्चों को रखा जाता है। तो हम बता देंगे कि 19 मंथ से लेकर 4 वर्ष का जो बच्चा होता है उसे किस में रखा जाता है, 19 माह यहाँ पर लिखना है, 19 मंथ या 19 माह से के जो बच्चे होते हैं और 4 मंथ, 19 माह से लेकर 4 वर्ष का जो बच्चा होता है उसे हम गुदावस्था में रखेंगे। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो 19 माह का बच्चा या 4 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके अंतर्गत जो बच्चे आते हैं उनमें, जो गुदावस्था के अंतर्गत जो बच्चे आ रहे हैं उनमें काम भावना का मुख्य क्षेत्र क्या है, तो हम बताएंगे गुदाएं होती हैं उनकी। काम भावना का मुख्य क्षेत्र, इस स्टेज में काम भावना का मुख्य क्षेत्र क्या होता है, गुदाएं होती हैं। काम भावना का मुख्य क्षेत्र क्या है, गुदाएं हैं। इसको भी 2 स्टेज में 2 पार्टों में बांट कर पढ़ना है, बट अभी हम देखते हैं यहाँ पर जो मेन है, जो गुदावस्था में काम भावना का मुख्य क्षेत्र क्या होता है, गुदाएं होती हैं। और इसमें कार्य क्या करते हैं बच्चे, मल मूत्र त्यागने का स्थान। गुदा मीन्स क्या होता है, मल मूत्र त्यागने का स्थान होता है। मल मूत्र त्याग कर बच्चे क्या करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, आनंद को फील करते हैं। किस स्टेज में, गुदावस्था में। मुख्य क्षेत्र क्या होता है, काम भावना का मुख्य क्षेत्र क्या होता है, गुदाएं होती हैं। अब देखेंगे कि हम जो गुदी अवस्था है, जो एनल स्टेज है, इसको 2 पार्टों में बांटा गया। आप लोगों के समझ में आ गया होगा। गुदावस्था में 19 माह से लेकर 4 वर्ष के बच्चे को रखते हैं और इसमें जो काम भावना का मुख्य क्षेत्र है गुदाएं हैं। कार्य क्या किया जा रहा है इसमें, मलमूत्र त्याग कर बच्चे को क्या होता है, आनंद का अनुभव होता है, आनंद फील करते हैं वो। ये हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि इसे जो 2 पार्ट में बांटा गया है वो क्या क्या पार्ट हैं, क्या क्या पार्ट हैं वो। अब हम देखेंगे कि जो गुदा अवस्था है इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। गुदी अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया। पहला जो स्टेज है वो क्या है, पहला है गुदी आक्रामक अवस्था। गुदी आक्रामक अवस्था, और ये जो सिद्धांत है, जितने भी सिद्धांत है, सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा करके जो चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता है वो ज़्यादा करके सिद्धांत से ही क्वेश्चन आता है। तो पहले हम सिद्धांत को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सारे जो भी स्टेज है वगैरह जो भी है उसमें सीडी में, उसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट तो सारा ही हो जाएगा कोर्स। अभी तो जो नेट वालों का जो एग्ज़ाम, सभी का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है, तो देखते हैं कब होता है एग्ज़ाम। तब तक तो सारे अपने जो भी पार्ट हैं, 3 पार्ट तो कंप्लीट हो गए हैं। अभी सीडी का है और 1 पार्ट और बचा है, तो हम सारे पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं इस पे। गुदा अवस्था को 2 अवस्थाओं में बांटा गया, 2 पार्टों में। पहला है गुदी आक्रामक अवस्था और जो दूसरी स्टेज है वो क्या है, गुदी अवधारणा अवस्था। दूसरी स्टेज क्या है, गुदी अवधारणा अवस्था। गुदी अवधारणा अवस्था। अब हमें देखना है कि गुदी आक्रामक अवस्था में क्या होता है और गुदी अवधारणा अवस्था में क्या होता है।
गुदी जो आक्रामक अवस्था है इसमें क्या है, इसमें जो बच्चा है वो उचित रूप से कोई भी कार्य नहीं कर पाता। गुदा से रिलेटेड कोई भी मतलब मलमूत्र त्यागने का जो काम है बच्चे का, वो उसे कुछ भी पता नहीं होता है, कहीं भी कुछ भी कर देता है, उसे कुछ भी नॉलेज नहीं होता है कि मुझे कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसे कुछ भी पता नहीं होता। उचित रूप से प्रयोग करना नहीं सीख पाता है, बिस्तर पर मलमूत्र त्याग करने लगता है बच्चा। जो छोटा बेबी होता है वो तो बिस्तर पर ही मलमूत्र त्याग करता है। तो जो बच्चे मलमूत्र त्याग बिस्तर पर करते हैं वो किस में आ जाएंगे, गुदी आक्रामक अवस्था में आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें प्रशिक्षण ही नहीं दिया गया, उन्हें सिखाया ही नहीं गया है कि कहाँ पर क्या करना चाहिए। छोटा बेबी जो होता है उसे कुछ भी जो है प्रशिक्षित नहीं किया गया रहता है, वो क्या करता है बिस्तर पर ही मलमूत्र त्याग कर देता है, उसे उचित स्थान का पता नहीं रहता है। तो इस स्टेज में जो है, जो गुदी आक्रामक अवस्था में है, इसमें क्या करते हैं, जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को, अपने बेबी को क्या करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं मलमूत्र त्याग करने के लिए। तो जो गुदी आक्रामक अवस्था में जो मेन पॉइंट है वो क्या है, जो हमें लिखने वाला पॉइंट है वो क्या है कि इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं, बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को प्रशिक्षित करते हैं कि कैसे करना चाहिए, मलमूत्र त्याग कहाँ पर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी चीज़ें उसे वो सिखाते हैं, उसे सीख देते हैं, उससे प्रशिक्षित करने का काम करते हैं। तो इस स्टेज में क्या लिखना है हमें, माता पिता अपने बच्चे को क्या करते हैं, बच्चे को मलमूत्र त्याग का, मूत्र त्यागने का, त्यागने के उचित स्थान का, उचित स्थान, उचित प्रकार, उचित प्रकार से प्रशिक्षित करते हैं। ये जो काम है ये किस स्टेज में आएगा, तो हम बताएंगे कि गुदी आक्रामक अवस्था में। आप लोग अपने नोट्स में कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आप लोग को सही पड़े। ये भी लिख सकते हो कि ये क्या है, गुदी आक्रामक अवस्था प्रशिक्षण की अवस्था है, बच्चे के प्रशिक्षण की अवस्था है। उसे मलमूत्र त्याग करने के उचित स्थान का, उचित क्रम का, उचित अवस्थाओं का, कुछ भी कह सकते हैं हम, वो क्या किया जाता है, उसके माता पिता उसे सिखाते हैं। ये सिखाने का स्टेज है, प्रशिक्षण का स्टेज है बच्चों का, गुदी आक्रामक अवस्था। अब हम आ जाते हैं गुदी अवधारणा अवस्था क्या होती है। जब हमने बात कर लिया कि जो गुदी आक्रामक अवस्था है इसमें बच्चे को प्रशिक्षित कर देते हैं माता पिता, तो जाहिर सी बात है कि गुदी अवधारणा अवस्था में आते आते जो बच्चा होगा वो सीख लिया होगा सब कुछ। तो इसमें जो देखना है हमें, गुदी अवधारणा अवस्था में देखना ये क्या होता है, जो बच्चा होता है वो क्रमबद्ध हो जाता है, समयबद्धता से कार्य करने लगता है। लेकिन कभी कभी जो बच्चा है, बेबी है, वो बच्चा है, उसमें इतनी अभी नॉलेज नहीं है, प्रशिक्षण होने के बाद भी वो इतना वो नहीं हुआ है, इतना वो काबिल नहीं हुआ है, इतना उसे समझ नहीं है कि नहीं जो हमें सिखाया गया हमें वही करना है। ऐसा नहीं है, जो बच्चे होते हैं वो उनको कितना भी सिखाओ बट वो भूल जाते हैं, कभी कभी उन्हें एकदम से परफेक्ट पता नहीं होता कि हमें यहीं पर करना है, ऐसा करना है। धीरे धीरे वो आगे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है उनमें सारी चीज़ें वो देखते देखते वो सीख जाते हैं और वो परिपक्व हो जाते हैं। तो जो गुदी अवस्था है, अवधारणा है, इसमें क्या होता है, बच्चा सीखा तो रहता है, वो समयबद्धता से कार्य करता है, क्रमबद्धता से कार्य करता है, बट कभी कभी वो क्या करता है, वो गलतियां कर देता है। और इंसान जो है वो गलती का पुतला है, चाहे वो बड़ा इंसान हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बेबी हो, कोई भी हो, गलतियां हम लोगों से भी हो जाती हैं। कहीं कहीं कोई भी इंसान हो, वो ऐसा कोई भी नहीं है कि वो कहीं भी कुछ भी गलती नहीं करता है। हर इंसान से गलतियां होती हैं, पढ़ने लिखने में, कुछ भी, कहीं भी, जो भी जिसका प्रोफेशन कार्य है, कहीं भी तो गलतियां तो सबसे हो जाती हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं बच्चे के बारे में। तो बच्चे के बारे में हमें क्या देखना है, प्रशिक्षण के बाद भी जो बच्चा होता है वो कभी कभी गलतियां कर देता है, और जब वो गलती कर देता है तो माँ बाप उस पर गुस्सा होते हैं, उसके पेरेंट्स गुस्सा होते हैं। तो ये जो अवधारणा है, ये जो अवस्था है वो क्या हो जाएगी, गुदी अवधारणा अवस्था में। इसमें बच्चा समयबद्ध हो जाता है, क्रमबद्धता से कार्य भी करने लगता है, बट कभी कभी वो क्या करता है, गलती कर देता है, जिससे उसके जो माँ बाप हैं, जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बच्चे पर क्रोधित होने लगते हैं। तो इसमें लिखाने जैसा कुछ भी नहीं है,
लिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लग रहा है आप लोग नोट्स में अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं लिंग प्रधान अवस्था। ये जो स्टेज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आ जाते हैं हम तीसरी स्टेज देखेंगे। अब हमें देखना है तीसरा स्टेज लिंग प्रधान अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस इंग्लिश में हम इसे फैलिक स्टेज कहते हैं। लिंग प्रधान अवस्था, लिंग प्रधान अवस्था, लिंग प्रधान अवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हम फैलिक स्टेज कहते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा अपने अपने नोटबुक में। और इसमें कितने साल के बच्चे आते हैं तो मैं बता दूं आप लोगों को, इसमें 4 से लेकर 5 वर्ष के बच्चे आते हैं। इसमें जो बच्चों को रखा गया वो कितने वर्ष के बच्चों को रखा गया है, 4 से लेकर 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो आते हैं लिंग प्रधान अवस्था में आ जाते हैं। लिंग प्रधान अवस्था में क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग इस पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखो, एकदम अच्छे से देखोगे, अच्छे से पढ़ोगे। तो इसमें जो है क्या होता है, इसमें हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। इसमें सारे पॉइंट को लिखना जरूरी है। इसमें क्या होता है, इस स्टेज में लिंगी विविधता पाई जाने लगती है। इस स्टेज तक आते आते 4 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उसमें क्या होता है, लिंगी विभेदता पाया जाने लगता है। लिंगी विभेदता, लिंगी विभेदता पाई जाने लगती है। पाई जाने लगती है। और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। इसमें क्या होता है, इस स्टेज में सामाजिकता और नैतिकता को भी सिखाया जाने लगता है। सामाजिकता और नैतिकता को सिखाया जाने लगता है। इसमें क्या किया जाता है, इस स्टेज में जो बच्चा है उसे सामाजिक कार्य क्या होते हैं, समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे किससे बोलना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, नैतिकता के कार्य की सुबह किससे कैसे उठना चाहिए, जो भी हमारी जो अच्छी आदतें होती हैं नैतिकता में आती हैं, उसमें क्या करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें कैसे रिस्पेक्ट करना है किसका, ये सारे जो पॉइंट आ जाते हैं हमारे नैतिकता में आ जाते हैं। तो जो बच्चा होता है 4 से 5 वर्ष का जो बच्चा होता है, उसके पेरेंट्स, उसके घर वाले, उसके फैमिली वाले क्या करते हैं, बच्चे को सामाजिकता और नैतिकता के पाठ को पढ़ाने लग जाते हैं, सिखाने लग जाते हैं। किस स्टेज में, तो हम बताएंगे लिंग प्रधान अवस्था में, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, फैलिक स्टेज कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इस स्टेज में ईगो और सुपर ईगो की भावना क्या होती है, विकसित होने लगती है। अभी कल आप लोगों ने ईगो और सुपर ईगो को देखा था। ईगो और सुपर ईगो की भावना कहाँ विकसित होने लगती है, तो हम बताएंगे कि लिंग प्रधान अवस्था में सुपर ईगो विकसित होने लगता है। एग्जाम टाइम में ऐसा क्वेश्चन अगर बने कि ईगो और सुपर ईगो की भावना बच्चे के अंदर कब डेवलप होती है, तो हम क्या बताएंगे, लिंग प्रधान अवस्था में बताएंगे। फैलिक स्टेज में कोई भी बेबी हो, कोई भी बच्चा हो, यहाँ तक आते आते तो उसे बेबी नहीं कह सकते, हम उसे बच्चा ही कहेंगे। कोई भी बच्चा हो उसमें ईगो और सुपर ईगो की जो भावना है वो विकसित होने लगती है लिंग प्रधान अवस्था में, जिसमें कि 4 से 5 वर्ष के बच्चों को रखा जाता है। इसमें लिंगी विभेदता भी पाई जाने लगती है, सामाजिकता और नैतिकता को सिखाया जाने लग जाता है, उसे ईगो और सुपर ईगो की भावना विकसित होने लगती है किसी भी बच्चे में। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो सिगमंड फ्रायड महोदय हैं, इन्होंने जेंडर कॉम्प्लेक्स बताए। इन्होंने क्या बताया है, जेंडर कॉम्प्लेक्स बताया। और जेंडर कॉम्प्लेक्स के आधार पर ही इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, एक नाम से और जाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मनोलैंगिक सिद्धांत कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या बताया है, जेंडर कॉम्प्लेक्स को बताया है। और जो जेंडर कॉम्प्लेक्स है वो किस स्टेज में आता है, लिंग प्रधान अवस्था में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो ओडिपस और इलेक्ट्रा है जो वो किस अवस्था में विकसित होती हैं, तो हम बताएंगे कि ये जो ओडिपस और इलेक्ट्रा हैं ये आती हैं लिंग प्रधान अवस्था में, फैलिक स्टेज में, जो कि जिसमें कितने वर्ष के बच्चों को रखा जाता है, 4 से 5 वर्ष के बच्चों को रखा जाता है। अब आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा कि जो सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत है इसे मनोविश्लेषणवाद कहते ही हैं।
और साथ में एक नाम और दिया गया है इसका, जो क्या है, मनोलैंगिक सिद्धांत भी है। आप लोग नोट कर लीजिए, इसे एक नाम से और जानते हैं, मनोलैंगिक सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने, जो सिगमंड फ्रायड महोदय हैं, इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने जेंडर कॉम्प्लेक्स को दिया है, जिसमें ओडिपस आता है और इलेक्ट्रा आता है, इलेक्ट्रो जिसे हम कहते हैं। अब हम इसको देखते हैं, जेंडर कॉम्प्लेक्स क्या है, और ये आता किसके अंतर्गत है, तो लिंग प्रधान अवस्था के अंतर्गत आता है, इसीलिए हम इसको नहीं मिटा रहे हैं, इसी के अंतर्गत ये आता है, इसी के अंतर्गत इसे हमें समझना है। अब हमें देखना है जेंडर कॉम्प्लेक्स। जेंडर कॉम्प्लेक्स दो इन्होंने दिया है। पहला क्या है, पहला है ओडिपस। जितने भी लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए होंगे उनको ये क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में देखने को मिला होगा। ये क्वेश्चन ओडिपस और इलेक्ट्रा का संबंध देखने को मिला होगा आप लोगों को। तो ओडिपस हो गया पहला, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रो है। दूसरा का क्या है, इलेक्ट्रो है। इसको हिंदी में भी यही कहते हैं और इंग्लिश में भी यही कहते हैं, इसी नाम से ये एग्जाम टाइम में पूछा जाता है। अब हमें देखना है जो ओडिपस है और जो इलेक्ट्रो है ये क्या है, ये तो जेंडर कॉम्प्लेक्स है, और इसी के आधार पर क्या कहा गया है, इनके सिद्धांत को, सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत को क्या कहा गया है, मनोलैंगिक सिद्धांत भी कहा गया है। ओडिपस क्या होता है, ओडिपस लड़कों का प्रेम अपने माता के प्रति ज़्यादा होने लगता है और पिता के प्रति क्या होता है, कम होने लगता है। एक टाइप से हम कह सकते हैं कि इस स्टेज में, लिंग प्रधान अवस्था में, फॉलिक स्टेज में आते थे, फैलिक स्टेज में आते आते जो लड़कियां होती हैं उनका झुकाव अपने पिता की तरफ होने लगता है, और जो लड़के होते हैं उनका झुकाव अपने माँ की तरफ ज़्यादा होने लगता है, पिता से विरोध होने लगता है। जो ओडिपस होता है इसमें क्या होता है, ओडिपस में जो लड़के होते हैं, लड़कों का प्रेम जो लड़के हैं, लड़कों का प्रेम किससे ज़्यादा हो जाता है, अपनी माता से ज़्यादा हो जाता है। लड़कों का प्रेम माता से ज़्यादा होता है, माता से ज़्यादा हो जाता है, और पिता से विरोध की भावना आ जाती है। पिता से विरोध या कम झुकाव हो जाता है, हम कह सकते हैं विरोध की भावना उनके मन में विकसित हो जाती है। किस स्टेज में आते आते, तो हम बताएंगे लिंग प्रधान अवस्था में, फैलिक स्टेज पे आने पर। जो जेंडर कॉम्प्लेक्स है ये दो प्रकार के हैं, ओडिपस और इलेक्ट्रो। ओडिपस में क्या होता है, जो लड़के होते हैं उनका झुकाव अपने माँ की तरफ ज़्यादा हो जाता है, पिता से विरोध होने लगता है। और जो इलेक्ट्रो है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रो में क्या होता है, जो लड़कियां हैं, लड़कियों का झुकाव पिता की तरफ ज़्यादा होता है। लड़कियां जो है, लड़कियों का झुकाव पिता की तरफ ज्यादा होना, पिता की तरफ ज्यादा होता है, और माँ से कम हो जाता है, मतलब माँ से विरोध की भावना उत्पन्न हो जाती है, माँ से विरोध होने लगता है, विरोध कह सकते हैं आप, या कम झुकाव हो जाता है माँ की तरफ, और पिता की तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाता है। ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए। फिर से एक बार हम देख लेते हैं, जेंडर कॉम्प्लेक्स दो हैं, पहला है ओडिपस, दूसरा है इलेक्ट्रो। जो ओडिपस है इसका संबंध किससे होता है, जो लड़के होते हैं वो माँ से ज़्यादा मेल मिलाप रहने लगता है, उनका जो माँ से है अच्छा व्यवहार है, उनका अच्छा संबंध हो जाता है, और पिता से कम हो जाता है, पिता की तरफ झुकाव कम हो जाता है। और इलेक्ट्रो में क्या होता है, जो लड़कियां हैं उनका झुकाव अपने पिता की तरफ ज्यादा हो जाता है और माँ की तरफ कम हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, ओडिपस और इलेक्ट्रो कहते हैं। अब इसमें हमें देखना है, अगला पॉइंट देखना है सुप्तावस्था या अव्यक्तता अवस्था। अभी हमें दो स्टेज देखने हैं इसमें। क्या है अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट जो हमें देखना है वो क्या देखना है, सुप्तावस्था। सुप्तावस्था इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को एक नाम से और जानते हैं, जो कि क्या है, इसे हम कहते हैं अव्यक्तता अवस्था। अव्यक्तता
अव्यक्तता अवस्था, या इंग्लिश में इसे किस नाम से जानते हैं? इंग्लिश में इसे लेटेसी स्टेज कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे लेटेसी स्टेज कहते हैं। सुप्तावस्था या अव्यक्तता अवस्था, इसमें किस स्टेज के बच्चे को रखा जाता है? तो हम बताएंगे कि 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बच्चे को इसमें रखा जाता है। 5 से लेकर 12 वर्ष के बच्चे को रखा जाता है। इस स्टेज का जो कैरेक्टर है वो क्या है? इस स्टेज में क्या होता है बच्चों में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सारे स्टेज इम्पॉर्टेंट है, पहले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो जो भी है सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कम इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखना है हमें कि क्या क्या होता है, इसमें क्या लक्षण है। इसमें जो है सामाजिकता और नैतिकता का विकास हो जाता है। कोई भी बच्चा हो उसमें 5 से 12 वर्ष तक आते आते, सुप्तावस्था में आते आते जो बच्चा है उसमें सामाजिक और नैतिक दोनों विकास हो जाता है। इस अवस्था में क्या होता है? सामाजिक विकास, सामाजिक और नैतिक विकास और नैतिक विकास हो जाता है। सामाजिक और नैतिक विकास किस अवस्था में हो जाता है? सुप्तावस्था में हो जाता है। और इसमें क्या होता है? माता पिता का प्रेम सम्मान में बदल जाता है। जो बच्चे के मन में माता पिता के प्रति जो प्रेम होता है वो अब किस में बदल गया है? वो सम्मान में बदल जाता है। माता पिता का प्रेम, माता पिता का प्रेम सम्मान में बदल जाता है। माता पिता का जो प्रेम है वो किस में बदल जाता है? सम्मान में बदल जाता है सुप्तावस्था में आते आते। और क्या होता है इस स्टेज में? इस स्टेज में सामाजिकता का विकास होने के कारण बच्चे अपने दोस्तों के साथ समूह में खेलने लगते हैं। इसमें क्या होता है? जो बच्चे होते हैं, बच्चे अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ समूह में खेलने लगते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं इस पॉइंट को। सुप्तावस्था या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? लेटेसी स्टेज में क्या होता है? सामाजिकता और नैतिकता का विकास हो जाता है बच्चे में। जो बच्चे का प्रेम होता है माता और पिता के प्रति, जो अपने पेरेंट्स के प्रति उसके मन में जो प्रेम होता है वो अब सम्मान में बदल जाता है, रिस्पेक्ट में बदल जाता है। और क्या होता है इसमें? बच्चा अपने दोस्तों के साथ समूह में खेलने लग जाता है। क्यों खेलने लग जाता है? क्योंकि उसमें अब सामाजिकता और नैतिकता दोनों का विकास हो गया है। अब वो घर में उतना ज़्यादा रहना पसंद नहीं करता, वो अपने दोस्तों के साथ समूह में ग्रुप बनाकर खेलना ज़्यादा पसंद करने लगता है। अब हम आ जाते हैं लास्ट स्टेज जो कि है जननेंद्रिय अवस्था। अब हमें लास्ट स्टेज को देखना है। अब हमें क्या देखना है? लास्ट स्टेज को देखना है, जननेंद्रिय अवस्था। जननेंद्रिय अवस्था, इसमें क्या होता है? इसे हम जेनिटल स्टेज भी कहते हैं। जननेंद्रिय अवस्था को क्या कहते हैं? जेनिटल स्टेज कहते हैं। और इसमें कितने साल के बच्चों को रखा जाता है? तो हम बताएंगे इसमें 13 से लेकर 20 वर्ष के बच्चों को रखा जाता है। 13 से 20 वर्ष। जननेंद्रिय स्टेज को क्या कहते हैं? जेनिटल स्टेज कहते हैं। और इसमें कितने साल के बच्चों को रखा जाता है? 13 से लेकर 20 वर्ष के बच्चों को रखा जाता है। और 13 से लेकर जो 20 वर्ष के बच्चे होते हैं वो क्या हो जाते हैं? किशोरावस्था में आते हैं। 13 से लेकर 18 वर्ष के बच्चे किशोरावस्था में आ जाते हैं। तो जो जननेंद्रिय अवस्था है वो उसमें कितने साल के बच्चों को रखा जाता है? 13 से लेकर 20 वर्ष के बच्चों को रखा जाता है। इसमें क्या होता है? किशोरावस्था आ जाती है जिससे शारीरिक और मानसिक विकास भी हो जाता है। इस अवस्था तक आते आते जो बच्चा है अब वो बच्चा नहीं रह जाता, अब वो किशोर हो जाता है। उसकी जो शारीरिक विकास है और जो सामाजिक विकास है, जो नैतिक विकास है, सारे विकास हो जाते हैं। तो इसमें जो इसके जो कैरेक्टर हैं वो क्या है? इसमें हम बताएंगे कि जो किशोरावस्था आ जाती है उसमें, जिससे शारीरिक और मानसिक विकास हो जाता है। इस स्टेज में किशोरावस्था आ जाती है, किशोरावस्था आ जाती है। और इसमें क्या होता है? इसमें शारीरिक और मानसिक विकास, शारीरिक और मानसिक विकास भी हो जाता है इस अवस्था में।
और पॉइंट हमें क्या देखना है, इसमें और पॉइंट देखने हैं। इसमें क्या हो जाता है, इसमें विपरीत लिंगी झुकाव हो जाता है, आकर्षण बढ़ जाता है अपने अपोजिट लिंग की तरफ, अपोजिट जेंडर की तरफ क्या हो जाता है, झुकाव बढ़ जाता है किशोरावस्था में। जो लड़कियां हैं वो लड़कों से ज़्यादा दोस्ती करने लगती हैं, लड़कों की तरफ झुकने लगती हैं, और जो लड़के होते हैं वो लड़कियों से ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये किस स्टेज में होता है, तो हम बताएंगे कि ये किशोरावस्था में होता है, विपरीत लिंगी झुकाव देखने को मिलता है। इसमें कौन सा और इसका जो कैरेक्टर है वो क्या है, लक्षण क्या है, विपरीत लिंगी झुकाव देखने को मिलता है, विपरीत लिंगी झुकाव देखने को मिलता है इस स्टेज में। लड़कियां जो है लड़कों के ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं, लड़कों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करती है, और जो लड़के हैं वो लड़कियों की तरफ झुकने लगते हैं, लड़कियों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करने लगते हैं या मित्रता करने लगते हैं। तो ये स्टेज है। और इसमें क्या होता है, इसमें स्थायी समूह का भी निर्माण हो जाता है। और क्या होता है, इसमें स्थायी समूह का निर्माण होने लगता है, स्थायी समूह का निर्माण हो जाता है इस स्टेज में। ये तो हमने देख लिया इनके जो सिगमंड फ्रायड महोदय हैं, इनका पूरा सिद्धांत अब कंप्लीट हो गया। अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है, अब हमें देखना है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें किस टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस पॉइंट को देख लेते हैं हम, कितने क्वेश्चन आए हैं यहाँ से उसको देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में। अब हमें देखना है प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इस सिद्धांत से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन क्या है, मनोलैंगिक विकास की अवस्था को सही क्रम में लगाइए। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या है, मनोलैंगिक विकास की अवस्था को सही क्रम में लगाना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है ये है, लिबिडो की संतुष्टि का केंद्र अदृश्य किस अवस्था में हो जाता है। अभी और भी क्वेश्चन है, पहले हम दो को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं फिर और करेंगे। पहला क्या है, मनोलैंगिक विकास की अवस्था को सही क्रम में लगाना है। पहला जो दिया है ये दिया है फैलिक अवस्था, दूसरा है जेनिटल अवस्था, तीसरा है ओरल अवस्था, और चौथा है लेटिसी अवस्था, और पांचवा क्या है, एनल अवस्था। इसी फॉर्म में पूछा गया है और ये 2012 का क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व करेंगे। अब अभी मैंने आप लोगों को स्टेज को अच्छे से बताया है, इंग्लिश नेम भी उसके बताया और हिंदी नेम भी बताए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश नेम दिया गया, इंग्लिश नेम दे करके पूछा गया है कि किस स्टेज को कहाँ, किसके बाद कौन सी अवस्था आएगी, किसके बाद कौन सा स्टेज हमें सीक्वेंस में लगाना। तो अब हमें यहाँ पे सीक्वेंस में लगाना, पहला है फैलिक अवस्था दिया गया है, दूसरा जेनिटल अवस्था दिया गया है, तीसरा ओरल अवस्था दिया है, चौथा लेटिसी अवस्था है, और पांचवा क्या है, एनल अवस्था है। तो आप लोगों को सबको पता है जो पहला अवस्था आता है, जो पहली स्टेज आती है वो कौन सी आती है, पहली स्टेज आती है ओरल अवस्था आता है। पहला क्या आता है, ओरल अवस्था। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ओरल स्टेज, जो कि कब से कब तक होता है, 0 से लेकर 18 मंथ का बच्चा इसमें रखा जाता है। इसको भी दो टाइप का बांटा गया है, ओरल सकिंग और ओरल ब्रीदिंग को बांटा गया है इसमें। उसके बाद जो आएगा वो क्या आता है, उसके बाद आएगा एनल अवस्था, एनल स्टेज को यहाँ पर रखा जाएगा। उसके बाद क्या है, एनल अवस्था है। और तीसरे नंबर पर कौन आएगा, तीसरे नंबर पर कौन आएगा, तीसरे नंबर पर आएगा फैलिक अवस्था, फैलिक अवस्था। उसके बाद आएगी लेटिसी अवस्था, और उस जो लास्ट में सबसे लास्ट में आएगा वो क्या आएगा, जेनिटल अवस्था। पांचवा इसका जो पॉइंट है वो क्या है, जेनिटल। ये है इसके स्टेज, स्टेज को सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा गया है। ओरल, एनल, फैलिक, लेटिसी और जेनिटल है, 5 स्टेज है इसके, और पांचों स्टेज को सीक्वेंस में हमें लगाना है। तो मैंने इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को इसको बता दिया है। इसमें कितने से कितने मंथ के बच्चे को रखा जाता है ये भी बता दिया है। इसमें जो मुख्य क्षेत्र होता है वो क्या होता है, क्या करता है बच्चा, कैसे उसे आनंद मिलता है, कैसे वो खुश होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप कि आप लोग अच्छे से इसको सीक्वेंस में लगा लोगे, किसी भी फॉर्म में पूछा जाए। हिंदी नेम पूछा
लिखा जाए इसका या फिर इंग्लिश नेम। अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिबिडो की संतुष्टि का केंद्र अदृश्य किस अवस्था में हो जाता है? लिबिडो की संतुष्टि का केंद्र किस अवस्था में अदृश्य हो जाता है? तो हम बताएंगे लेटेसी स्टेज में। इसमें क्या होता है, जो लेटेसी स्टेज है इसमें क्या होता है, बच्चे ग्रुप में खेलने लगते हैं, ग्रुप में रहने लगते हैं। बच्चे जो होते हैं वो दोस्तों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, शारीरिक कौशल में प्रवीण होने लगते हैं बच्चे। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, इसका आंसर जो है वो होगा लेटेसी स्टेज होगा। इसका कौन सा अवस्था होगा इसमें, लेटेसी अवस्था, लेटेसी स्टेज। लेटेसी स्टेज में जो लिबिडो है उसकी संतुष्टि का जो केंद्र है वो कैसा हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि लड़कों को अपने माता के प्रति आकर्षित होने को फ्रायड ने क्या कहा है? जो लड़के होते हैं, अभी हमने पढ़ा जो लड़के होते हैं वो किस वजह से अपनी माता की तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगते हैं और किस स्टेज में होते हैं, तो लिंग प्रधान अवस्था में हो जाते हैं। 4 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो किस कारण अपने माँ के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, उस पॉइंट को जो सिगमंड फ्रायड महोदय हैं इन्होंने क्या कहा है, लड़कों का अपनी माँ की तरफ जो झुकाव होता है वो किस वजह से होता है, ये हमें बताना है। तो हम बताएंगे जो लड़के होते हैं ओडिपस के कारण 4 से 5 वर्ष की उम्र में क्या होते हैं, अपने पिता से ज़्यादा माँ की तरफ उनका झुकाव बढ़ जाता है, उसको क्या कहते हैं, ओडिपस कहते हैं। क्या पूछा गया है इसमें कि जो लड़के होते हैं, लड़कों का अपने माता के प्रति आकर्षित होना फ्रायड ने क्या कहा है, तो हम इसे ओडिपस बताएंगे। ओडिपस के कारण बच्चे अपने माता के प्रति ज़्यादा आकर्षित होने लगते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें क्या पूछा गया है, लिबिड जो है लड़कियों में पिता के प्रति आकर्षण को क्या कहते हैं? जो लड़कियां हैं वो पिता के प्रति आकर्षित होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम इलेक्ट्रो कहते हैं। इलेक्ट्रो के कारण जो लिंग प्रधान अवस्था है 4 से 5 वर्ष के जो स्टेज होता है उसमें जो लड़कियां होती हैं उनका झुकाव अपने पिता की तरफ ज़्यादा हो जाता है और माता की तरफ कम हो जाता है। तो आज का जो हमारा क्लास है ये यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम कल की क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।